हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दिल्ली सरकार का आबकारी यानी एक्साइज घोटाला या शराब घोटाला। क्या है ये घोटाला? क्या वाकई में ये घोटाला हुआ भी है? केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के हिसाब से ये सारे झूठे और बेबुनियाद आरोप हैं। क्या है विपक्ष के आरोप? क्या है नई आबकारी यानी एक्साइज नीति और ये पिछली आबकारी नीति से कैसे अलग है? ऐसा क्या था मुख्य सचिव के रिपोर्ट में जिससे उपराज्यपाल को सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी? उपराज्यपाल ने एक्साइज विभाग के कमिश्नर सहित 11 अफसरों को क्यों निलंबित किया? क्या था डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस यानी सतर्कता निदेशालय के रिपोर्ट में? केजरीवाल सरकार को क्यों नई आबकारी नीति को वापस लेना पड़ा? सीबीआई के एफआईआर में किसका नाम है और किन लोगों के यहां छापे पड़े? सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी जांच क्यों शुरू किया? इन सभी आरोपों के ऊपर केजरीवाल सरकार का क्या जवाब है? ऐसे कौन से आरोप हैं जिनका केजरीवाल सरकार सीधे जवाब नहीं दे पा रही है? शुरू से लेकर अब तक इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देंगे विस्तार से, ताकि आपको एक ही जगह सारी जानकारी मिल सके और आप इस प्रकरण को पूरी तरह समझ सकें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर 19 अगस्त की तड़के सुबह आबकारी यानी एक्साइज नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई का छापा सुबह 7:30 से रात 11 बजे तक लगभग 15 घंटे चला। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर छापे के अलावा देश भर में इस प्रकरण के अंतर्गत 14 और लोगों के कुल 31 जगह छापेमारी की गई। सीबीआई का छापा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला था। मनीष सिसोदिया के अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसर और बिजनेसमैन समेत कुल 15 लोगों के घर छापे पड़े। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के अलावा सिर्फ शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार ही नहीं है, बल्कि उनके पास 11 और विभाग भी हैं, जिसमें एक्साइज विभाग भी शामिल है। सीबीआई की छापेमारी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई और दिन भर चली। मनीष सिसोदिया के घर के अलावा उनकी सरकारी गाड़ी भी तलाशी गई। जिन 15 लोगों के घर छापे पड़े उनमें मनीष सिसोदिया के अलावा एक्साइज विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें अरवा गोपी कृष्णा, जो कि आईएएस हैं और घोटाले के समय एक्साइज विभाग के कमिश्नर थे, पूर्व डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी और असिस्टेंट कमिश्नर पंकज भारद्वाज शामिल हैं। सीबीआई के एफआईआर के हिसाब से मनीष सिसोदिया अभियुक्त नंबर 1 हैं। अब सवाल यह है कि क्या है आबकारी यानी शराब घोटाला? बात शुरू होती है दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजे एक रिपोर्ट से, जो कि जुलाई 2022 को दी गई थी। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के इस रिपोर्ट में कई ऐसे आरोप हैं जो मनीष सिसोदिया को कटघरे में खड़ा करते हैं। मुख्य सचिव के रिपोर्ट के अनुसार 17 नवंबर 2021 में लागू की गई नई शराब नीति को लागू करने में बड़े पैमाने पे धांधली की गई है और नियमों और कानून को ताक पे रखा गया है। मनीष सिसोदिया पे आरोप है कि उन्होंने बिना कैबिनेट के मंजूरी के और बिना उपराज्यपाल के जानकारी और रजामंदी के कई बड़े फैसले खुद ही ले लिए और इस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया। रिपोर्ट के मुताबिक नई शराब नीति से सीधे सीधे शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। मुख्य सचिव के रिपोर्ट के हिसाब से केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को बनाने में और उसे लागू करने में कई नियम कायदों को तोड़ा। एक्साइज यानी आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने ढंग से फैसले लिए और पॉलिसी में उपराज्यपाल के बगैर सलाह मशवरे के बदलाव किया, जिससे शराब बेचने वाली प्राइवेट कंपनियों को और टेंडर हासिल करने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाया। केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति GNCTD एक्ट के खिलाफ है, जिसके आधार पर दिल्ली सरकार चलती है। इस नीति से जुड़े फैसले ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के भी खिलाफ हैं, जिनके दायरे में रहकर केजरीवाल सरकार को कामकाज करना चाहिए। रिपोर्ट के हिसाब से केजरीवाल की नई शराब नीति 2009 के एक्साइज एक्ट और 2010 के एक्साइज नियमों के खिलाफ है। मनीष सिसोदिया पे आरोप यह भी है कि 14 मई 2021 को कैबिनेट द्वारा लिया गया एक फैसला, जो कि खुद गैर कानूनी था, उस फैसले का भी मनीष सिसोदिया ने गलत फायदा उठाया और उसका दुरुपयोग किया। कैबिनेट के फैसले में जिसमें यह कहा गया था कि आबकारी मंत्री एक्साइज नियम में बदलाव कर सकते हैं और सारे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर उस वक्त के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आपत्ति जताई थी और मजबूरन कैबिनेट को 21 मई 2021 को इस फैसले को वापस लेना पड़ा था। इसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया मनमाने निर्णय लेते गए और नियमों के विपरीत फैसले करते गए।
मनीष सिसोदिया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर खुद ही मनमाने और गैर कानूनी फैसले लेते रहे। रिपोर्ट में सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कमीशन के बदले शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने और हाल ही में हुए पंजाब चुनावों में पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी, जिसके बाद विपक्ष द्वारा बहुत बवाल किया गया था। इसके पहले बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस कथित घोटाले का मुद्दा सबसे पहले उठाया था और दिल्ली के उपराज्यपाल को और सीबीआई को चिट्ठी भी लिखी थी। उपराज्यपाल के सीबीआई जांच की सिफारिश के चलते और विपक्ष के दबाव में केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को 28 जुलाई 2022 को वापस ले लिया और पुरानी नीति को फिलहाल फिर से लागू कर दिया है, जिसके तहत 1 अगस्त से फिर से पुरानी आबकारी नीति लागू हो गई है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जिसको आर्थिक लाभ मिलना था उसे मिल चुका था, जिसका अब सीबीआई जांच कर रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति के लिए मुख्य सचिव को हिदायत दिया है और कहा है कि वो 6 महीने के अंदर नई शराब नीति बनाए। तब तक 1 अगस्त से पुरानी शराब नीति लागू रहेगी। आनन फानन में वापस लिए गए नए आबकारी नीति की वजह से लोगों में बहुत अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते केजरीवाल सरकार को नई शराब नीति के तहत खोली गई दुकानों की मियाद को 1 महीने के लिए और बढ़ाना पड़ा, ताकि सरकारी दुकानें सुचारू रूप से शुरू हो सकें। ये नई नीति के तहत खोली गई दुकानें 31 अगस्त तक ही शुरू रहेंगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई के जांच की सिफारिश की थी और इसके साथ ही उपराज्यपाल ने 6 अगस्त 2022 को डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस यानी सतर्कता निदेशालय के इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर उस वक्त के एक्साइज कमिश्नर एजी कृष्णा को सस्पेंड कर दिया था। इनके अलावा आनंद कुमार तिवारी पूर्व डिप्टी कमिश्नर, पंकज भटनागर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ ही कुल 11 अफसर सस्पेंड किए गए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दें कि ये फैसला उपराज्यपाल ने विजिलेंस विभाग के जांच रिपोर्ट के बाद दिया था। विजिलेंस विभाग के जांच में टेंडर देने की प्रक्रिया में और टेंडर देने के बाद कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से एक्साइज विभाग के अफसरों की कार्यशैली में भारी अनियमितताएं पाई हैं। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस की इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट और एक्साइज विभाग के अफसर जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इन्होंने बहुत ही सावधानी से और चुने हुए या छांटे हुए यानी अंग्रेजी के टर्म में पिक एंड चूज नीति के तहत उस वक्त के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मनमाने आधार पर मंजूरी लिया। कुछ विवादास्पद अमेंडमेंट यानी संशोधन नई शराब नीति के नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी होने के बाद लिए गए, वो भी बिना उपराज्यपाल के अनुमोदन या मंजूरी के। दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस यानी सतर्कता निदेशालय ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ प्रोसीजर्स, डेलिबरेट मिसइंटरप्रिटेशन एंड सबवर्जन ऑफ बेसिक गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स टू प्रोवाइड बेनिफिट टू लाइसेंसीज और टेंडरर्स, ऑब्वियसली फॉर क्विड प्रो क्वो, यानी प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन जानबूझकर गलत तरीके से किया गया है और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बुनियादी सरकारी वित्तीय नियमों को तोड़ा गया है। स्पष्ट रूप से एक दूसरे के फायदे के लिए ऐसा किया गया है। इन सभी अधिकारियों ने यह जानते हुए कि मनीष सिसोदिया मनमाने और अवैध ढंग से फैसले ले रहे हैं और एक तरफा कैबिनेट की तरफ से खुद ही कथित नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि उपराज्यपाल को सूचना दिए बिना या मंजूरी लिए बिना किया गया। इन सभी बातों की जानकारी इन अफसरों ने संबंधित विभाग या उच्च अधिकारियों को नहीं बताया और न ही किसी ने कोई सूचना ही दिया। मनीष सिसोदिया के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले एक्साइज विभाग के अफसर और मनीष सिसोदिया ने नियमों को ताक पर रखकर नई आबकारी नीति में संशोधन किया और अपना मनमाना चलाया, वो भी बिना कैबिनेट या उपराज्यपाल के मंजूरी के। नई आबकारी नीति अस्तित्व में आने के बाद उसे लागू करने में, उसमें फेरबदल और संशोधन करने में, टेंडर देने की प्रक्रिया में संशोधन करने में, टेंडर को देने में, लाइसेंस फीस माफ करने में, एक बड़े व्यापारी के जब्त किए गए 30 करोड़ वापस करने में, चुनिंदा ठेकेदारों को 2 से ज्यादा जोन में ठेका देने में, जो भी विवादित फैसले लिए गए उसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और न ही उपराज्यपाल से मशवरा या अनुमति लिया गया, जो कि संशोधित GNCTD एक्ट 2021 के तहत अनिवार्य था। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रिपोर्ट, डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस की इंक्वायरी रिपोर्ट और विपक्ष के लगाए गए आरोपों को अब हम जानेंगे विस्तार से।
नई आबकारी नीति को 17 नवंबर 2021 से लागू किया गया था। आरोप यह है कि नई शराब नीति के तहत कोविड के नाम पर केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों का लाइसेंस फीस माफ कर दिया, जिससे सरकार को 144 करोड़ 36 लाख का सीधे घाटा हुआ। यानी पुरानी नीति जिसमें सरकारी ठेके होते थे उसे बंद करके नए प्राइवेट ठेके दे दिए गए। इन नए प्राइवेट यानी निजी ठेकों को खोलने का जो लाइसेंस फीस लिया जाता था उसे लिया ही नहीं गया और उसे माफ कर दिया गया। सबसे बड़ा आरोप यह है कि इसे बिना कानूनी मंजूरी के माफ किया गया था, यानी ना इस पर उपराज्यपाल से मशवरा लिया गया था और ना ही उनकी अनुमति ली गई थी, जिससे शराब के ठेकेदारों को बहुत फायदा पहुंचा और सरकार को सीधे रूप से 144 करोड़ 36 लाख का नुकसान हुआ। आबकारी विभाग के मंत्री रहते मनीष सिसोदिया ने सारे नियमों को ताक पे रखकर गलत फैसले लिए, जो कि सरासर नियमों के विपरीत और गैर कानूनी थे, जिसे जाहिर सी बात है कुछ लोगों को यानी शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। नई शराब नीति को लागू करते वक्त कहा गया था कि इससे सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा यानी फायदा होगा, जो कि नहीं हुआ। उल्टा इससे शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया। पुरानी नीति में 60% सरकारी ठेके थे, यानी पुरानी नीति में 60% दुकानें सरकारी थीं और केवल 40% निजी यानी प्राइवेट ठेके थे, जिसे नए एक्साइज नियम के तहत पूरा 100% निजी कर दिया गया। नई नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया ताकि हर इलाके में शराब की दुकानें हों। हर जोन में 26 से 27 शराब की दुकानें खोली जानी थी, यानी हर वार्ड में 2 से 3 शराब की दुकानें खुलती और इसके हिसाब से कुल 849 लाइसेंस बांटे गए। नई आबकारी नीति के अंतर्गत शराब निर्माता कंपनियों को होलसेल और रिटेल की अनुमति दे दी गई, जबकि पुरानी नीति के तहत जो कंपनी शराब के मैन्युफैक्चरिंग में थी उन्हें होलसेल में या रिटेल में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन नई नीति की वजह से आरोप यह है कि एक ही कंपनी शराब बना रही थी, उसका होलसेल भी कर रही थी और रिटेल भी कर रही थी, जिसके वजह से वो भारी मुनाफा कमा रही थी। विपक्ष का आरोप है कि नई शराब नीति जिसे कैबिनेट ने अप्रूव यानी मंजूरी दी थी, उसमें भी साफ लिखा था कि एक आदमी 3 काम नहीं कर सकता, यानी शराब का उत्पादक, वितरक और खुदरा विक्रेता एक नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, इनसे जुड़ी कंपनियों के निदेशक और हितधारक भी एक नहीं हो सकते। पर उसे भी मनीष सिसोदिया ने ताक पे रखकर अपनी मनमानी की और उसे बदल के प्रोडक्शन करने वाले यानी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले यानी होलसेलर और रिटेलर यानी बेचने वाला भी एक ही आदमी की कंपनी कर दी। यानी एक ही आदमी अलग अलग कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर का काम कर रहा था। ऐसा मनीष सिसोदिया के खास चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल सरकार द्वारा बनाए गए और कैबिनेट द्वारा अप्रूव किए गए अपनी ही शराब नीति के नियम तोड़े, जिसके लिए ना ही उपराज्यपाल को सूचित किया गया और ना ही उनसे अनुमति ली गई। इतना ही नहीं, नए आबकारी नीति के अनुसार एक कंपनी को 2 जोन से ज्यादा में लाइसेंस नहीं मिल सकता था। इस नए नियम को ताक पे रखकर मनीष सिसोदिया द्वारा एक ही कंपनी को 2 से अधिक जोन में लाइसेंस दिया गया, जबकि ये नए आबकारी नीति के विरुद्ध किया गया था। इससे बड़े कारोबारियों और शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बहुत फायदा मिला। बड़े कारोबारियों को छूट और फायदा पहुंचाने से छोटी दुकानें बंद हो गईं। ये फैसला भी मनीष सिसोदिया ने बिना कैबिनेट या उपराज्यपाल के मंजूरी के खुद ही मनमाने ढंग से पॉलिसी में बदलाव करके अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गैर कानूनी ढंग से किया। पुरानी शराब नीति के तहत दुकान का चेहरा सड़क की तरफ होने पर कोई रोक नहीं था, लेकिन नई शराब नीति में शराब की दुकान सड़क की तरफ नहीं हो सकती थी। पुराने नीति के तहत शराब की दुकान कम से कम 150 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए थी, जिसे बदलकर नई शराब नीति में कम से कम 500 स्क्वायर फीट कर दिया गया, जिससे छोटे शराब दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। नई शराब नीति के तहत होटलों, बार, क्लब और रेस्टोरेंट को देर रात 3 बजे तक खुले रहने की छूट दे दी गई। इसके साथ ही 5 सुपर प्रीमियम रिटेल शॉप्स को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी गई। पुरानी शराब नीति में खुले में शराब परोसने पर रोक थी, जबकि नए शराब नीति में खुले में शराब परोसने की छूट दी गई। अब शराब शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में, छत पे, गैलरी में, होटल और रेस्टोरेंट के बाहरी स्पेस समेत बैंक्वेट हॉल में और खुले में परोसने की अनुमति दे दी गई। इसके साथ ही शराब पीने की कानूनी उम्र, जो कि पुरानी आबकारी नीति में 25 वर्ष थी, उसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। इस वजह से भी विपक्ष ने काफी आपत्ति किया और हल्ला मचाया।
नई शराब नीति में एक और अहम बदलाव किया गया, जिसके तहत बार के काउंटर पर खुल चुकी बोतल के शेल्फ लाइफ यानी समय अवधि जिस पर पुरानी नीति में पाबंदी थी, उसे भी नई नीति में खत्म कर दिया गया। नई शराब नीति के तहत अब दुकानदार शराब का मोबाइल ऐप पे ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी कर सकते थे, जबकि पुरानी शराब नीति में होम डिलीवरी पर मनाही थी। नई शराब नीति के तहत प्राइवेट वेंडर यानी ठेकेदारों को शराब पर भारी छूट देने की अनुमति भी दे दी गई, जिसकी वजह से शराब के बड़े ठेकेदार शराब की एमआरपी पर भारी डिस्काउंट देने लगे। दिल्ली में मिल रहे सस्ती शराब की वजह से दिल्ली में शराब की बिक्री बहुत बढ़ गई और इसके साथ ही बड़े शराब के ठेकेदार भारी डिस्काउंट देने लगे। कुछ जगह तो एक शराब बोतल पर दूसरी शराब की बोतल मुफ्त की स्कीम भी चलाई गई, जिससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों से लोग भी दिल्ली से शराब खरीदने लगे। जहां एक तरफ शराब की खपत भारी मात्रा में बढ़ गई, वहीं कहा जाता है कि इस नीति की वजह से जहां 849 ठेके दिए गए थे, वहीं कई छोटे ठेकेदारों को नुकसान के चलते उनको दुकानें बंद करनी पड़ी और कुल 849 लाइसेंस में से नीति को बंद करते वक्त तक यानी जुलाई 2022 तक सिर्फ 464 ठेके ही पूरी दिल्ली में बचे। सीधे सीधे कुछ बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया और खास तौर से उन शराब बनाने वाली कंपनियों को जिन्हें होलसेल और रिटेल का भी लाइसेंस गैर कानूनी रूप से दे दिया गया और दिल्ली में शराब की बिक्री पर उनका एक अधिकार हो गया। उनके द्वारा भारी डिस्काउंट देने की वजह से छोटे ठेकेदार ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। विपक्ष द्वारा शराब माफिया को बढ़ावा देने के पीछे मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों पर भारी करप्शन का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप यह भी है कि एक कंपनी को नियमों के विपरीत दिल्ली सरकार के पास जमा 30 करोड़ रुपए वापस दिए गए। यानी मनीष सिसोदिया के कहने पे दिल्ली के एक्साइज विभाग ने एक बड़े शराब के ठेकेदार को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए, जो कि दिल्ली एक्साइज रूल 2010 के रूल नंबर 48(11)B यानी कि दिल्ली आबकारी नियम 2010 का पूर्ण उल्लंघन था, जिसके अनुसार अगर टेंडर मिलने के बाद कोई ठेकेदार शर्त पूरी नहीं करता तो अर्नेस्ट मनी यानी बयाना रकम जब्त हो जाएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया ने नियम के विरुद्ध जाके उस कारोबारी के एक्साइज विभाग द्वारा जब्त किए हुए 30 करोड़ रुपए लौटा दिए। शराब व्यापारी को एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उसके 30 करोड़ रुपए अटक गए थे और नियम अनुसार उसके जमा किए हुए 30 करोड़ रुपए जब्त हो जाने चाहिए थे। लेकिन मनीष सिसोदिया के कहने पे उसे पैसे लौटा दिए गए, जिससे सीधे तरीके से उस शराब कारोबारी को फायदा पहुंचाया गया और जिसके लिए नियमों को ताक पे रखा गया और कानूनी प्रक्रियाओं के विपरीत काम किया गया। इसके साथ ही विदेशी बियर पे जो दिल्ली सरकार शुल्क लगाती थी, उसमें भी छूट दिया गया। मनीष सिसोदिया ने बिना कैबिनेट की मंजूरी और बिना उपराज्यपाल का सहमति लिए 8 नवंबर 2021 को फैसला लेते हुए हर एक विदेशी बियर केस पर 50 रुपए इंपोर्ट पास फीस को माफ कर दिया। आपको बता दें कि एक बियर केस में 24 बियर की बोतलें होती हैं, यानी उन्होंने हर बियर केस पर 50 रुपए इंपोर्ट पास फीस माफ कर दिया, जिससे भी दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ। विपक्ष का आरोप है कि ये किस आधार पर किया गया और इससे किसको फायदा पहुंचाया गया। सरकार को इस इंपोर्ट पास फीस माफी की वजह से भी भारी नुकसान हुआ। शराब के होलसेल ठेकेदारों का कमीशन 2% जो पिछली नीति में था, उसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इससे भी बहुत बड़ा फायदा ठेकेदारों को दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि L1 ठेकेदार मनीष सिसोदिया के पसंद के और उनके कहने से ही बना दिए गए और टेंडर की प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। विपक्ष का यह भी आरोप है कि L1 ठेकेदार के लाइसेंस फीस जो कि 15 से 20 लाख होती थी, उसे भी बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया, जिसकी वजह से छोटे और मझले स्तर के ठेकेदारों को मौका ही नहीं मिला कि वो होलसेल का लाइसेंस ले पाए। 2% से 12% कमीशन करने से भी दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ और इसका सीधा फायदा ठेकेदारों को मिला। विपक्ष का ठेकों के टेंडर देने में भी भारी गड़बड़ी का आरोप है। मनीष सिसोदिया ने बिना टेंडर प्रक्रिया के और बिना पब्लिक नोटिस के अपने खास चहेतों को होलसेल का लाइसेंस दे दिया। विपक्ष का आरोप है कि खास लोगों को फायदा पहुंचाने और शराब माफिया और मनीष सिसोदिया की मिलीभगत से ऐसा किया गया। शराब माफिया ने बड़े पैमाने पर घूस मनीष सिसोदिया के सहयोगियों को दिया। जिन प्राइवेट ठेकेदारों का लाइसेंस खत्म हो गया था, यानी जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म या एक्सपायर हो गई थी, उनके लाइसेंस को भी एक महीने का एक्सटेंशन मिलता चला गया, वो भी बिना शुल्क बढ़ाए, जो कि नियमों के विरुद्ध था और इसके लिए भी सक्षम अथॉरिटी यानी कैबिनेट और उपराज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं ली गई।
दिल्ली के मास्टर प्लान के हिसाब से जो मिक्स्ड एरिया या इलाके होते हैं वहां पर शराब की दुकानें खोलना वर्जित है। उसके बावजूद उन इलाकों में भी शराब के ठेके खोलने की नई आबकारी नीति के तहत अनुमति दी गई। बड़ा आरोप यह भी है कि नियमों को ताक पे रखते हुए ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके दिए गए, जिससे जाहिर है कि ऐसा ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी का नाम है खाऊगली और इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अपने ही नए एक्साइज नीति के विपरीत 2 जोन में ठेका दिया गया। ये फैसला मनीष सिसोदिया ने लिया था, जिससे मनीष सिसोदिया की भूमिका संदेह के घेरे में आ जाती है। सीबीआई के एफआईआर में आरोपी नंबर 11 दिनेश अरोड़ा से मनीष सिसोदिया की नजदीकी पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष सीधे सवाल कर रहा है कि मनीष सिसोदिया का दिनेश अरोड़ा से क्या संबंध है और वो क्यों ऑफिस में, घर पे और दिनेश अरोड़ा के बार में उससे मिलते थे। विपक्ष का कहना है कि दिनेश अरोड़ा का किरदार इस घोटाले में बहुत अहम है और आगे सीबीआई की जांच में सब सामने आ जाएगा। विपक्ष के सीधे सवालों का जवाब केजरीवाल सरकार नहीं दे पा रही है और दाएं बाएं की बातें कर रही है। वो विपक्ष पे ही उल्टा आरोप लगा रही है और उनके करप्शन के केस गिना रही है। केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की खबर विश्व के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में 18 अगस्त को छापे जाने से जानबूझ के बदले की राजनीति से प्रेरित होकर केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई रेड करवाया गया है। केजरीवाल के अनुसार वो मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानते हैं और उन्होंने उनके जैसा कट्टर ईमानदार कभी नहीं देखा है। मनीष सिसोदिया पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और निराधार हैं। सीबीआई की रेड में कुछ भी निकल के सामने नहीं आएगा। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहते बहुत अच्छा काम किया है और देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। उन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी बीजेपी का विकल्प बन के उभरी है और आने वाले 2024 में अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव होगा। केंद्र सरकार यानी बीजेपी इस बात से ध्यान भटकाने के लिए और आपको कमजोर करने के लिए साजिशन ये काम कर रही है और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। यानी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को गुजरात के आने वाले चुनाव के मद्देनजर पूरा भुनाने में और केंद्र सरकार पे आरोप लगाने में लगी है, जबकि दिल्ली सरकार पर उठ रहे संगीन आरोपों का कोई जवाब उनके पास नहीं है। वहीं मनीष सिसोदिया द्वारा सीबीआई के लुकआउट नोटिस पे मोदी सरकार को घेरना भी इस चुनावी अवसरवादी नीति को दर्शाता है। दरअसल सीबीआई ने 20 अगस्त को लुकआउट नोटिस सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ जारी किया था, जिसका भी गलत मतलब निकाल के तोड़ मरोड़ के मनीष सिसोदिया ने फायदा उठाना चाहा और मोदी सरकार को घेरना चाहा। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को लुकआउट नोटिस का मतलब ही नहीं पता है या वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप सीधे गूगल पर लुकआउट नोटिस टाइप करें तो इसका मतलब एक सर्कुलर या नोटिस होता है जिसे एजेंसी के अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले में नामित शख्स देश छोड़कर भाग ना सके। लुकआउट नोटिस इमिग्रेशन चेक पॉइंट और सी पोर्ट के लिए होता है ताकि व्यक्ति देश छोड़ के भाग ना सके। जबकि मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर सीधे गलत आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है, आपको मैं मिल नहीं रहा। इसे सीधे सीधे वो दर्शाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और मोदी उनके खिलाफ हैं और उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा साजिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनका मोदी सरकार पे एक और गंभीर आरोप कि आप तोड़ के वे दर बदल के बीजेपी में शामिल हो जाएं, जिससे सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, ये भी मुद्दे से भटकाने की कोशिश लगता है। सीबीआई के एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 हैं और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सीबीआई अपना काम कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी और विजिलेंस डिपार्टमेंट के रिपोर्ट से भी वो दोषी साबित होते हैं। अब जांच एजेंसी अगर अपना काम कर रही है तो इसका भी राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि अपने गुनाह को छुपा सकें और गुजरात के होने वाले इलेक्शंस में इसका फायदा ले सकें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी का स्थापना ही करप्शन के खिलाफ मुहिम से हुआ था। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अगर उनके किसी भी मंत्री पर जरा सा भी करप्शन का आरोप लगेगा तो उसे निकाल देंगे। लेकिन केजरीवाल की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पार्टी में नंबर 2 और 11 विभागों का कार्यभार संभालने वाले अपने उप मुख्यमंत्री को निकालने में असमर्थ हैं और उनका पक्ष ले रहे हैं।
अगर मान भी लें कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा किया है और जिससे देश का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ है, इसका यह मतलब तो नहीं कि उन्हें एक्साइज घोटाला करने का लाइसेंस मिल जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज 18 अगस्त को छपी थी, जबकि सीबीआई का एफआईआर 17 अगस्त का है और उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश तो जुलाई महीने में ही कर दी थी। छापे के पहले ही 11 एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरों को निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। सवाल यह है कि आबकारी नीति में बदलाव क्यों किया गया और अगर ये इतनी अच्छी नीति थी तो इसे वापस क्यों लिया गया। केजरीवाल की पार्टी तो करप्शन के विरुद्ध खड़ी की गई पार्टी है, तो ऐसे में इतनी बड़ी धांधली कैसे की गई। मनीष सिसोदिया को अब तक क्यों नहीं बर्खास्त किया गया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराबबंदी ना करते हुए नई शराब नीति क्यों लाई। दिल्ली सरकार के ही मुख्य सचिव के रिपोर्ट और विजिलेंस डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से मनीष सिसोदिया ने बड़े पैमाने पर नियमों के उलट काम किया है और उनके आबकारी विभाग के मंत्री रहते बहुत मनमाने गैर कानूनी फैसले लिए गए हैं और कई अनियमितताएं की गई हैं, जिनका सीबीआई जांच कर रही है। क्योंकि पैसों के लेन देन का मामला है तो ईडी भी जांच कर रही है। इसमें मनीष सिसोदिया को सहयोग करना चाहिए और झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल को अपनी बातों पे खरा उतरते हुए मनीष सिसोदिया को शीघ्र मंत्री पद से निष्कासित कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। इसी के साथ आज का एनालिसिस समाप्त होता है। अगली बार फिर नए किसी ट्रेंडिंग टॉपिक का डिटेल्ड विश्लेषण करने आपके सामने आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। धन्यवाद।